मुझसे कहा था कि मैं अटल बिहारी को बोल चुका हूं कि जिन लोगों को मैंने परिवर्तन के लिए तैयार किया है, उनको मैं अपील नहीं करता सकता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी यथास्थितिवादी पार्टी को वोट दिया जाए। 1984 के बाद वोट की बिकवाली बंद कराई, तो चुनाव निर्धन भी लड़ने लायक हो गया। वो इलाहाबाद से वो चुनाव लड़े, जांजगीर से लड़े, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद है कि निर्धन लोग कैसे चुनाव लड़ सकते हैं और निर्धन लोग भी कैसे चुनाव जीत सकते हैं, इसका ट्रेनिंग सेंटर मैं चला रहा हूं। और मानवर काशीराम साहब को इस निर्धनों का लोकतंत्र को कामयाब बनाने के रूप में याद किया जाना चाहिए। आज 9 अक्टूबर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। काशीराम जी के परिनिर्वाण के लिए नमन अंबेडकर नामा परिवार की ओर से। इनको कैसे याद किया जाए, क्या खोया क्या पाया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और काशीराम जी के एक सेनापति, जो अपने जवानी के दिनों से ही, छात्र दिनों से ही उनके साथ जुड़े रहे और अंतिम समय तक उनके साथ रहे, दद्दू प्रसाद जी। उनसे मैंने आग्रह किया कि आज आए और थोड़ा सा आज के दिन काशीराम जी के बारे में हमारे दोस्तों को, हम सभी को इनलाइटन करें, थोड़ा बताएं। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। आपका भी स्वागत है। मानवर काशीराम साहब के निर्वाण दिवस पर हम उनको श्रद्धा के साथ और कर्मठता के साथ याद करते हैं, और सभी अंबेडकर नामा के दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत। जैसा सर आपने कहा कि आज मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जी। तो पूरे देश के लोग इसी रूप में जानते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि रात्रि के 12:20 पर स्वयं उनके केयर टेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने घोषित किया। इसमें पूर्व सांसद प्रमोद कुरील का जो कथन है वो महत्वपूर्ण है, और उनका कहना है कि उनकी डेथ 8 अक्टूबर को दिन में ही हो गई थी, कतिपय कारणों से, जिसके खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। आने वाली पीढ़ियां, और ये बहुत ही खोज का विषय है, तो पूरे देश के लोगों को मैं इस संबंध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मानवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस तो 8 अक्टूबर को जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनमें प्रमोद कुरील जी पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभी भी लगातार समाज में काम कर ही रहे हैं, और जो दूसरे यूपी के दूसरे नेता वहां पहुंचे बुलावे पर, तो उन सब का कहना है कि ये 8 अक्टूबर ही सही तारीख है। और मानवर काशीराम साहब को इस निर्धनों का लोकतंत्र को कामयाब बनाने के रूप में याद किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जाल लोकतंत्र भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाभकारी है, वरदान है, और उसके आधार पर वो अपने आप को देश का हुक्मरान बनाने की क्षमता रखते हैं। पर अगर लोकतंत्र धन के आधार पे चलाया जाए, तो फिर दलित, पिछड़े, आदिवासी सबसे बड़े विक्टिम हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इसके। तो मानवर काशीराम साहब ने जब ये गौर किया कि बाबा साहब अम्बेडकर 1930 के गोलमेज सभा लंदन में ही लोकतंत्र के लिए भारी संघर्ष कर रहे थे, और उनके संघर्षों के कारण अंग्रेज रजामंद हुए भारत में लोकतंत्र की शुरुआत करने के लिए, और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में
लोकतंत्र को विधिमान्य तरीके से स्वीकार कर लिया गया। 1936 में प्रथम प्रांतीय सरकारों के लिए आम चुनाव भारत में हुए और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तुरत फुरत की बनाई हुई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और उसमें उनको शायद 16 आदमी या 15 आदमी खड़े किए और 13 आदमी जीत गए। तो ये बड़ी सफलता थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति और निर्दल मजदूर दल बना करके और उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल किया बंबई विधानसभा के लिए। तो इससे जो भारत का शोषक वर्ग है, जिनसे हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है, वो भयभीत हो गए और उन्होंने ये तो गौर किया कि अगर लोकतंत्र मूल स्वरूप में भारत में चलेगा तो कम संख्या वाले लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ज्यादा संख्या वाले लोग एक न एक दिन अपने आप को संगठित करेंगे और भारत के हुकूमत के मालिक बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने वोट की बिकवाली, उनको परंपरागत रूप से ये अवसर था कि जातियों में बटे होने के कारण ज्यादा संख्या वाले लोग विभाजित हैं। ये अवसर शोषक वर्ग को पहले से मौजूद था। ये पर एक नई तरकीब निकाली कि चुनाव अगर वोट बेचने लगे तो फिर नोटों से धन आधारित चुनाव हो जाएगा और परिणाम यही हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत फिर उसके बाद चुनाव नहीं जीत सकी, चूंकि उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। और भंडारा से वो 1952 में चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। संजोग से आज मैं महाराष्ट्र में ही हूँ अच्छा। और हाँ, मैं लातूर जा रहा हूँ। तो अच्छा। रास्ते में हूँ, अभी गुलबर्गा से मैं चला था तो आपका फोन आ गया, तो मैं रास्ते में गाड़ी रोक करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो भंडारा से वो लड़े और भंडारा से भी हार गए। जीतने के लिए संविधान सभा में जाने के लिए जो उनकी दिली चाहत थी कि मैं अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, खास करके जब ओबीसी का, मैं साहू महाराजा के निधन के बाद ओबीसी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। साहू महाराजा ने ओबीसी का बड़ा समर्थन उनको दिलाया, सछूत समाज का। ज्योतिराव फुले अगर होते तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को, दोनों महापुरुष खंबे बन करके खड़े होते और बाबा साहब अम्बेडकर एक नए रूप में हमारे सामने होते, परंतु वो तो हो नहीं सका। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गौर किया कि मैं संविधान बना करके बहुत कुछ देश को दे सकता हूँ और दलित वर्ग को, कमजोरों को दे सकता हूँ। तो वो संविधान सभा में जाने के लिए उनके रास्ते बंद थे। तो वो खुलना और जैसोर जोगेनाथ मंडल के हम लोग बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने वहां से जिता करके भेजा, खुलना जैसोर इलाके से। तो ये एक बड़ी बीमारी समझ में आई, पकड़ में आई मानवर कांशीराम जी की, कि चुनाव वोटों की बजाय नोटों से हो रहा है और वोट बिक रहा है, हमारा पूरे देश में वोट बिक रहा है। इसलिए अपने जीवन का मिशन निर्धारित किया कि वोट की बिकवाली अगर मैं बंद करा दूं तो फिर चुनाव नोटों की बजाय वोट से होने लगेगा और हम विजेता बन जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने उसमें साझीदार रहे। मानवर काशीराम जी ने 1984 के बाद वोट की बिकवाली बंद कराई तो चुनाव निर्धन भी लड़ने लायक हो गया। वो इलाहाबाद से वो चुनाव लड़े, जांजगीर से लड़े, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद है कि निर्धन लोग कैसे चुनाव लड़ सकते हैं और निर्धन लोग भी कैसे चुनाव जीत सकते हैं, इसका ट्रेनिंग सेंटर मैं चला रहा हूं। तो नंबर 1 उन्होंने कहा कि हम निर्धन लोग अगर धन से चुनाव लड़ेंगे तो एक तो लड़ नहीं पाएंगे और पराजित होंगे, एब्सोल्यूट हारते रहेंगे। निर्धनों को अगर भारत के लोकतंत्र में विजेता बनना है, हुक्मरान बनना है, तो उन्हें पदयात्रा का सहारा लेना होगा। और वो 40-40 किलोमीटर हम लोगों के साथ सामने ही पैदल चले, फिर साइकिल यात्रा का। मैं उन लोगों से बहुत सावधान और सतर्क करना चाहता हूं जो हेलीकॉप्टर पे बहुजन आंदोलन को कामयाब बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और धूर्तता कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो मानवर काशीराम जी ने साइकिल यात्रा
क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास संसाधन हो सकते हैं, परंतु अगर मुझे समाज को गतिमान बनाना है, समाज को आंदोलित करना है, तो साइकिल से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं है। पर लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तो 40 दिन में 4200 किलोमीटर साइकिल पर चले। तो हम जैसे लोगों ने भी लाज और शर्म आई, और जो कोई अच्छी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो वो छोड़ करके और मानवर काशीराम जी की अपील पर अपने इलाकों में हम लोगों ने साइकिल यात्राएं किया, पद यात्राएं किया। दूसरा साधन उन्होंने हाथ वॉल राइटिंग का, कि दीवार लेखन हमारा, हम इसमें हमारा दुश्मन हमसे नहीं जीत सकता है। शायद चुनाव आयोग ने इसीलिए इसको बंद कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे दुश्मन को जिताना चाहता है और हमें हराना चाहता है। तो इसलिए वाल इलेक्शन में दीवार लेखन को ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, और इलेक्शन के पहले आप लिख सकते हैं। हमारा एक बहुत कारगर साधन है ये, सीमित साधन। और नंबर 4, उन्होंने कहा कि हम जीव का सहारा लेकर अपनी वाणी, तो हमें लगा कि वाणी से क्या हो सकता है, तो उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत किया कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं ये वाणी से हुई हैं। गीत संगीत बन जाता है, भाषण कला बन जाती है, और लोगों को आंदोलित किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, एक आंदोलन गतिमान बनाया जा सकता है, कामयाब बनाया जा सकता है। और एक और साधन उन्होंने कहा कि अगर आपको दुश्मन से मुकाबला करना है, तो श्रम शक्ति हमारे पास दुश्मन से ज्यादा है। श्रम शक्ति में हमारा दुश्मन कमजोर पड़ेगा, धन शक्ति में हम कमजोर पड़ेंगे, हमारा दुश्मन मजबूत पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने श्रम शक्ति का बड़े पैमाने पर चरित्र बल और नैतिक बल और जनशक्ति, ये सहारा लेकर के लोकतंत्र को, लोगों ने कहा नहीं, ये आप कहे तो ठीक रहे हैं, पर ये कामयाब नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कामयाब करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बिना रुपए पैसे के न केवल सरकारें बनाई, विधायक सांसद जिता के हम जैसे मजदूरों के बच्चों को, और हम अकेले नहीं हैं, सैकड़ों लोग हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बिहार में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में, जो बड़े पैमाने पर मानवर काशीराम जी के बताए तरकीब पर चलकर आगे बढ़े। तो ये आज के मौके पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन आंदोलन को पुनः ऊंचाइयों पे पहुंचना है, तो सीमित साधन का बड़े पैमाने पर उपयोग इसके लिए एक वर्कशॉप हम लोग तो जगह जगह लगा रहे हैं। जो लोग धन के बल पर दुश्मन से जीतना चाहते हैं, वो खुद भटकाव में हैं और पूरे समाज को भटकाव में लाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ही है, अगर आप धन से लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र कहाँ हुआ, तो धनतंत्र हो गया। तो आज के दिन इस बात पे मैं जरूर जोर देना चाहूंगा, और यही वो माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मानवर काशीराम साहब 26 जुलाई 2003 और 25 अगस्त 2003, आज के मौके पर मैं आपके माध्यम से ये भी रेखांकित उल्लेख करना चाहूंगा। 26 जुलाई 2003 नागपुर में उन्होंने ऐलान किया कि 2006 में जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं सालगिरह मना रहे होंगे, तो मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा और 2 करोड़ लोग मेरे साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। दूसरा एक बड़ी घोषणा थी उनकी, उसके 1 महीने बाद 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने, देश भर के कार्यकर्ता जुटे थे, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं थे, तो उसमें उन्होंने बहुत ही लॉजिक के साथ और बहुत बड़ा विजन और मिशन निर्धारित किया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं, और 2004 में ही हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये याद रखने वाली बात है कि उसी दिन भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन तोड़वाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ 40-40 सीट का समझौता 15 महीने पहले हुआ था कि 40 सीट पर बसपा लड़ेगी चुनाव, 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी,
उस गठबंधन को मानवर कांशीराम जी ने 12 अक्टूबर 1995 को मुझसे कहा था कि मैं अटल बिहारी को बोल चुका हूं कि जिन लोगों को मैंने परिवर्तन के लिए तैयार किया है, उनको मैं अपील नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी यथास्थितिवादी पार्टी को वोट दिया जाए। तो इसलिए मेरा आपका चुनावी समझौता नहीं हो सकता है। तो परंतु ये तकनीकी रूप से जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी, तो शायद वो मई 2002 में और 40-40 सीट का एक बात तय हो गई। पर 25 अगस्त 2003 को वो भी उन्होंने गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाया और 2004 के लिए ऐलान किया कि मैं प्रधानमंत्री हो सकते हैं हम, और मेरी ये मकसद है। पर 20 दिन बाद 25 अगस्त 2003 के 20वें दिन 15 सितंबर 2003 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया और वो फिर उनकी आवाज वो पब्लिकली हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये भी एक बड़ा षड्यंत्र इसकी झलकता है कि आखिरकार जब उन्होंने बहुजनों की ताकत के बल पर अपने पैरों पर खड़े होकर, तो जब प्रधानमंत्री बनने का, भारत का हुक्मरान बनने का ऐलान किया, तो ठीक 20वें दिन ही ब्रेन स्ट्रोक पड़ा और बत्रा हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया गया। बहुत सारे साथी कहते हैं और सहमत हैं कि उनको नजरबंद कर लिया गया। हम भी जब मिले वहां पर 23 अक्टूबर 2003 को, तो नजरबंदगी जैसी स्थिति थी और मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहन मायावती लेके गई और जल्दी जल्दी कहा। अब वो हमारे साथ मध्य प्रदेश के विधायक थे, तो वो लोग और करीब 25 लोग मध्य प्रदेश के और थे। तो इस तरीके से ये चीज है। पर मान लो ये 2 तारीख हैं, 26 जुलाई 2003 और 25 अगस्त 2003, ये घोषणाएं एक बौद्ध बनने की, भारत को बौद्धमय बनाने की, और दूसरा जो है भारत का हुक्मरान बनने की, ये 2 घोषणाएं। हालांकि मानवर कांशीराम जी बहुत सचेत रहते थे और समय पूर्व घोषणाएं नहीं करते थे, परंतु शायद ये नागपुर आरएसएस मुख्यालय को नागवार गुजरी और उनके ऊपर काउंटर अटैक हो गया और काउंटर अटैक में वो मारे गए, हमारे बीच से नहीं रहे और किसी को हथियार बना के उनको मारा गया। पर इसमें मुख्य रूप से नियंत्रक और कंट्रोलर और डायरेक्टर की भूमिका नागपुर मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय, संघ परिवार की है। तो इसलिए, परंतु हमें इन्हीं परिस्थितियों में जीना है, आगे बढ़ने के रास्ते खोजने हैं, उनका मिशन पूरा करना है। पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये मैंने जो मेरे सामने गुजरा और मेरे सामने घटित हुआ, उसको मैंने आपके माध्यम से कह दिया। धन्यवाद। मैं रास्ते में हूँ, आगे एक जाना छोटा सा चाहूंगा। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल हाँ छोटा सा। जी सर। आज अम्बेडकरनामा के 2 लाख सब्सक्रिप्शन हो गए जी सर, और बधाई आपको। जी शुक्रिया। और कहने का मतलब यह है कि कांशीराम जी मीडिया हाउस चलाते थे, कई भाषाओं में पत्र पत्रिका निकालते थे। आज के जी हालात में समाज जो समृद्ध हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, वो अखबार जी नहीं निकाल रहे हैं, मीडिया हाउस नहीं चला रहे। हम जैसे एक्टिविस्ट लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको कर जी रहे हैं और कुछ हमारे यूट्यूबर साथी काम कर रहे हैं, लोग इंडिविजुअल एफर्ट से कर रहे हैं बगैर किसी सहयोग के, व्यापक सहयोग के। आज अगर कांशीराम जी होते तो क्या करते मीडिया को लेकर खास तौर से? नहीं, निश्चित रूप से शायद वो टीवी चैनल के ऊपर भी वो मीडिया हाउस बनाने का जो उन्होंने संकल्पना घोषित की थी, टीवी चैनल भी होता। पर जो प्रिंट मीडिया है उसको वो मरने नहीं देते। देखिए, जो बहुजन संगठन भले ही साप्ताहिक है, उनकी जी आंदोलनात्मक गतिविधियों में व्यस्तताएं बढ़ती गई। तो इसलिए 2003 जब वो उनका ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, तो बहुजन संगठन ही चल रहा था। 1 साल तक वो घिसट घिसट कर चला और 2004 में मुझे आरपी मेहरा ने बताया कि बुला के, बहन जी ने कहा कि भाई ये बंद करो, तुम क्या अगड़म बगड़म छाप दोगे, मुझे कुछ पता नहीं है, तो तुम माया युग निकालो। तो माया युग 2 अंक ही छपा और उसके बाद वो बंद हो गया और माया युग भी नहीं निकाला जा सका।
तो इसलिए मैं तो मानवर कांशीराम जी मीडिया के ऊपर बहुत कहते, मैंने आपसे भी चर्चा की कि अभी तो आप लोगों का राय है कि प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं है, पर मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया इतिहास को संजोने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं चलिए कि वो अगर प्रिंट जी, डेफिनेटली, प्रिंट मीडिया डेफिनेटली। में बहुजन संगठक नहीं होता तो मानवर कांशीराम जी के जो ऐतिहासिक भाषण हैं तो वो तो जला ही दिए गए थे। और अभी मैं उसमें था, क्या कहते हैं, नागपुर में। तो मुझे नागपुर वालों ने बताया कि यहाँ बहुजन नायक जो इकट्ठा रखा था, दिल्ली से आदमी आए और वो जला दिए गए। कलकत्ता और अहमदाबाद में जो रखे थे जला दिए गए। तो जैसे तैसे हम लोगों ने, मानिए यार अकेला जी ने एक बड़ा अथक परिश्रम किया और पैसा रुपया हम लोगों ने लगाया उस पे। तो एक इतिहास आपके सामने है, आपके जी, माध्यम से भी शोध के कई छात्र उस पे मानवर कांशीराम जी के, और मैं बड़ा रिसर्च करने की जरूरत है और इस पे लिखने की जरूरत है कि मानवर कांशीराम जी ने लोकतंत्र में निर्धनों को कैसे जिताने का रास्ता खोजा। राइट। भाई अभी तो कह रहे हैं निर्धन तो नहीं जीत सकता है, धनवान ही जीतेगा। और चारों जी, तरफ बोलबाला है, जय जयकार है, धनवान जीतेगा, धनवान जीतेगा। निर्धनों को डांट दिया जा रहा है कि नहीं बकवास मत करो, चलो घर बैठो, निर्धन नहीं जीत सकता है। मेरा भरोसा है कि मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलकर निर्धन न केवल चुनाव लड़ सकता है, पुनः जीत सकता है, भारत का हुक्मरान बन सकता है। और जी, यही सचमुच की क्रांति होगी। अन्यथा भारत में कोई क्रांति नहीं होने वाली है। सीमित साधन से बड़े लक्ष्य को और प्राप्त करना, लोकतंत्र को कामयाब बनाना। भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है, ये ढकोसला है और ये धनतंत्र है। और ये भारत के तथाकथित शोषक वर्ग का भोंपू मीडिया, जी, गोदी मीडिया चिल्लाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, चूंकि चाइना सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पर ये माना जाता है कि वहां लोकतंत्र नहीं है, एक तरीके से अधिनायकवाद है। तो और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो ये तो धनतंत्र चल रहा है जिसमें ऊपर से लोकतंत्र का लेबल लगाया गया है। तो हमें मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी वो हमारे जी, बीच में उनके बताए रास्ते जिंदा हैं। उन रास्तों को ही झाड़ पोंछ करके और टूटे हुए लोगों को जोड़ करके हम भी कोशिश कर ही रहे हैं और हमेशा इस बात के लिए तैयार है कि कोई कारवां बनता है तो हम उसी कारवां के साथ, इसलिए हम अकेले अकेले चोरी चोरी कोई काम नहीं करना चाहते, पर मैं निश्चित हम्म, रूप से सील और चरित्र प्रधान आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। जी, चरित्रहीन और सील विहीन आंदोलन पुनः भरभरा करके गिरेगा और हमें गड्ढे में डाल देगा, आने वाली पीढ़ी को निराश कर देगा और भारी निराशा पैदा कर देगा आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे अभी यूपी में एक सीट आई बसपा की, पूरे देश में हाहाकार है। नुकसान तो यूपी का हुआ पर हाहाकार पूरे देश में है। तो जो 1960 के बाद नारा उछाला गया था कि कामयाब हो सकत नहीं, हो सकत हम्म, नहीं, तो वो पुनः अब ब्राह्मणवादी ताकतों को, दलालों को, चमचों को, कांग्रेसी पिट्ठुओं को मौका मिल गया है। अब वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके रास्ता खोजने की जुगाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा जी, और अपने पैरों पर खड़े होके ही हम अपना परिवर्तन का, समानता का, इंसानियत बहाली का आंदोलन कामयाब बना सकते हैं। मानवता की स्थापना भारत में की जा सकती है। तो यही मैं आज के मौके पे आपसे जी। माध्यम से कहना शुक्रिया, चाहूंगा। शुक्रिया, मीडिया शुक्रिया सर। मीडिया हाउस हमें बनाए जाने की जरूरत है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आपको जरूर इस दिशा में सब समर्थन मिले। हम आपके साथ हैं, बीच बीच आपको सपोर्ट समर्थन लगातार आपके साथ है। आप हमें लगातार कॉल करके बात करते ही रहते हैं। तो धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दोस्तों, आज अम्बेडकरनामा के 2 लाख साथी जुड़ गए हैं। आप सभी का शुक्रिया भी, आप लगातार देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस रूम में मैं बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रूम किताबों से भरा हुआ है और मैं लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ। प्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है
और डिजिटल मीडिया चलाना इसलिए ज़रूरी है कि जो साथी पढ़ नहीं सकते हैं, टाइम का अभाव है, कम से कम आप सुन सकते हैं। इसलिए दोनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, फिर मुलाकात होती है जल्दी। जय अम्बेडकर भीम। नामा के सभी समर्थकों को मेरा जय भीम, अभिवादन, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।